मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। एक बार फिर हम आज गुफ्तगू मजीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक हौलनाक दर्दनाक वाकया लाहौर टू सियालकोट, लाहौर टू सरगोदा मोटरवे पे वेंसडे को जब हुआ, उसके बाद उन खातून के साथ, उन खातून के ऊपर जो गुजरी, उस हवाले से कमेंट्री और उस हवाले से रंजो गुस्सा पूरे मुल्क में पाया गया। आज कराची के अंदर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा था। दीगर सियासी जमातों ने प्रोटेस्ट्स लीड किए इस इशू के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है। रेप कल्चर जो पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है। खातून की साथ ज़्यादती, इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या उनके बच्चों के सामने, पुलिस की रिस्पांस के हवाले से, कब आई, कहाँ आई, देर से आई, उनके और सर्कमस्टांसेस के हवाले से कमेंट्री बहुत हो रही थी कि जब CCPO लाहौर ने अब एक ऑलमोस्ट इन्फेमस स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने तमाम उज़्र उस वाक़े का उन खातून के ऊपर रख दिया और उनको विक्टिम को शेम करने की कोशिश की। शेम नहीं तो ब्लेम करने की तो बराह रास्त कोशिश की कि उनकी गलती थी कि वो रात में इस रास्ते क्यों निकली थी, उनकी गलती थी कि वो इस रोड पे क्यों थी, किसी और रोड पे क्यों नहीं थी, और उनकी गलती थी कि उन्होंने अपना पेट्रोल जो है वो चेक नहीं किया था। आपने कहा कि ब्लेम करने की कोशिश की, अगर शेम की नहीं तो ये शेम नहीं है कहना कि आपका ही कसूर था विक्टिम को, मतलब इज दैट नॉट शेमिंग समवन बाय सेइंग मेरे ख्याल में हुआ जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल आप विक्टिम हैं, आप लेकिन कसूरवार आप हैं, तो इससे बड़ी क्या मतलब शेमिंग होगी कि कसूरवार ही आप हैं। इस बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ इस बात से। मैं इसको इसलिए वाज़े कर रहा हूँ क्योंकि ये एक स्पिन देने की भी कोशिश की गई चंद लोगों की तरफ से, जो कि टेलीविज़न पे भी आई और ट्विटर पे भी आई, कि जैसे इसमें कोई फ़र्क है और वो एक छोटा गुनाह है और ये एक बड़ा गुनाह था। मेरी नज़र में ये विक्टिम शेमिंग, ब्लेमिंग दोनों चीज़ों के मुर्तकिब थी, चाहे ब्लेमिंग छोटा गुनाह भी हो, जिस तरह वहीद साहब ने वजाहत की। बहरहाल इन साहब ने ये कहा इन खातून की सारी गलती थी, किस तरह का वो भी हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। इसके बाद इनकी सफाई के लिए असद उमर साहब, जो कि प्लानिंग के और एक बहुत सेंट्रल वफाकी हुकूमत के फिगर हैं, उन्होंने आके सफाई पेश की। कुछ इस तरह के ये गैर कानूनी बात नहीं है, करनी नामुनासिब थी करना, लेकिन गैर कानूनी बात नहीं है। मेयार ये तय कर दिया उन्होंने कि किसी को अगर हटाया जाता है लापरवाही या इम्प्रोप्राइटी ऑफ जॉब की, तो वो PTI की नज़र में गैर कानूनी हरकत होती है। हालांकि छठा IG इस वक्त पंजाब का चल रहा है, उनमें से किसी एक पर भी कोई गैर कानूनी हरकत का इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि इस आखिरी वाले को तो कानूनी तौर पे इंक्वायरी मांगने के हवाले से इसी CCPO के खिलाफ हटा दिया। जाफरी साहब, अगेन आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आपने अगेन कहा कि असद उमर साहब कहते हैं कि कानून कहाँ टूटा, तो अदर देन द फैक्ट कि मेरे ख्याल से जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है पुलिस अफसर का, उसकी धज्जियां बिखर गई, वो एक चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि ये कहना कि कानून इसने नहीं तोड़ा, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि फिर ये अक्यूज ही होता तो ही हम समझते कि कानून टूटा है? मतलब इन अ वे असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि भाई ही वाज़न्ट द परपेट्रेटर एंड देयरफॉर उन्होंने कानून नहीं तोड़ा है, कानून तो परपेट्रेटर्स ने तोड़ा है। इस हद तक की बात एक बहुत ही पढ़े लिखे, काबिल और सुलझे हुए वजीर का करना मेरे लिए पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटिंग। राइट। और उसके बाद शहजाद अकबर साहब, मिनिस्टर फॉर एडवाइजर विद द पोर्टफोलियो फेडरल मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी इंटीरियर के, वो लाहौर आ गए और क्या कहा उन्होंने, आके आपको दिखाएंगे। की कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी गई जो CCPO साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर थी, वो भी मैं समझता हूँ मेरी इनसे बात भी हुई है। ये खुद भी एक्सप्लेन बता देंगे कि इनका मकसद क्या था। ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस तरह से कोई अनसेफ मुआशरा है जहाँ पे किसी को भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी भी वक्त घर से निकलने में कोई मसला हो। ये इनको खामखाई की लगी है, इस्लामाबाद से लाहौर आके बयान करना भी जरूरी लगा। जी मुझे इजाजत दें। वो कहते हैं कि खामखा की कंट्रोवर्सी, यानी CCPO का यह कहना और उसकी तनकीद एक खामखा की कंट्रोवर्सी है। लिहाजा हमें तो यूज टू होना चाहिए कि पीपल एंड पावर जो है वो एक उनमें एंडेमिक है और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है कि जब के उनकी लॉ इन्फोर्समेंट का इशू हो तो वो विक्टिम को जो है ब्लेम करके कहें कि ये तो असल में उसका कसूर है और उसको शेम करें, और इसमें ना कानून टूटता है और अगर कोई तनकीद करे तो ये खामखा की कंट्रोवर्सी है। तो अगेन जाफरी साहब, ये बहुत ही अपॉलिंग बातें हैं। मेरे ख्याल से ये कोई PR लेवल पे भी बहुत गलत बातें हैं, मॉरली तो है ही
गलत, मेरे समझ से बाहर है कि हुकूमत ने इस तरह क्यों चूज किया इसको हैंडल करना, जबकि ऑलरेडी वीक विकेट पे थे कि ऐसे CCPO को भी नहीं हटा रहे थे, ऐसा जो है वो जुर्म भी हो चुका था, तो अगर कुछ रह गया था तो उसे हैंडल मैनेज करना रह गया था, तो वो भी कुछ इस तरह से हुआ। राइट अब ये जो गुंजाइश थोड़ी सी रह गई थी कि शायद ये लोग किसी गलत फहमी के तहत ये कह रहे हैं कि एक छोटी सी बात थी या एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो उसका खला पूरा कर दिया CCPO साहब खुद ने एक और बयान देके। वो अब इन्होंने यहाँ पे 2 कदम आगे जो गए, उन्होंने अव्वल तो उन खातून की आइडेंटिटी को पहचानने में कम से कम उनके अजीज व अकारिब के लिए बहुत आसान कर दिया, उनको बैरून मुल्क मुकीम उनके शौहर का हवाला दे दिया, उनका भी बैरून मुल्क रहने का हवाला दे दिया, और फिर जाते जाते उनको एक महज अपने खानदान का असासा बना के सामने रख दिया कि वो तो खैर क्या करेंगी, उनके बहनों वालों बेटियों वालों आप ख्याल करो। ये साहब क्या हैं, ये किस तरह से सोच रहे हैं, और इसके बाद भी अगर ये CCPO हैं तो ऐसा सब कुछ क्यों है? और इस सब कुछ के ऊपर एक ग्राउंड स्वेल जो है वो एंगर का सामने आया है। भाई साहब अपने मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करते चलें। आज हमें दोनों मेजर पार्टीज जो मेजर पार्टीज हैं वो रिप्रेजेंटेड हैं। मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर हैं PML नून के, हमारे फ्रीक्वेंट गेस्ट हैं, एंड इट्स अ प्रिविलेज टू हैव हिम बैक, एज इज अ प्रिविलेज टू हैव हुमायूं अख्तर खान साहब बैक, ऑल्सो अ फ्रीक्वेंट गेस्ट, अ मेंबर ऑफ द PTI। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वहीद साहब, ये अगर हुकूमत वक्त की रिप्रेजेंटेशन हुमायूं अख्तर खान साहब से हम शुरू कर सकें। खान साहब, ये CCPO साहब जमे हुए हैं, ऐसा क्यों है आपके ख्याल में, मुनासिब है? देखिए, एक तो कोइंसिडेंस ये हुआ है कि ये जो कंट्रोवर्सी पंजाब नए CCPO और उसके चंद दिन बाद ही ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, देखिए, चाहे कोई फॉरेन नेशनल खातून थी या पाकिस्तानी नेशनल खातून थी, वो खातून तो बहरहाल थी और हमारे मुल्क में थी, और इसलिए उसकी जिम्मेवारी हम पे पड़ती है। मैं समझता हूँ कि CCPO साहब के जो कमेंट्स थे वो I would call them sexist and I would call them insensitive and quite unbecoming of an officer, जिनकी कोई जगह नहीं बनती इस तरह के कमेंट्स देना। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को और ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको परसू करना, और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के अदालतों के सामने, पाकिस्तान के निज़ाम के सामने लाना। तो ये 3 लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा, they were sexist remarks, they were insensitive remarks and quite unbecoming of a senior government officer. राइट। मुसद्दिक साहब, आपकी इनिशियल कमेंट सर, ये बुज़दार साहब को तो पूछा गया तो उन्होंने तो सवाल गोल करने की जितनी कोशिश कर सकते थे कर दी। पंजाब में क्या सिचुएशन है पुलिस की सर? ये CCPO साहब कौन सी ग्लू इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सीट के ऊपर? लेकिन जाफरी साहब, आपके सवाल से पहले बुज़दार साहब जो है उनको शायद तनकीद का अंदाजा था। उन्होंने एक चैनल पर पूछा कि जब 2 ईयरफोन उन्हें लगाए गए कि क्या ये तनकीद दोनों से आएगी, तो आई थिंक उन्हें कुछ अंदाजा हो गया था कि ये हुआ क्या। जी मुसद्दिक साहब, स्टीरियो तनकीद। जी, मैं बहुत एहतराम करता हूँ जो बात हुमायूं अख्तर खान साहब ने की है। ये भाई हैं मेरे और मुझे कभी यकीन था कि ये इसी तरह का स्टैंड लेंगे। और मैं इसमें 2 अल्फाज और ऐड करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि ये हेट स्पीच थी, ये हेटफुल रवैया था और हेटफुल स्पीच थी उनकी ख़वातीन के हवाले से, और ये बॉर्डर लाइन सेक्शुअल हरासमेंट थी। यानी ख़वातीन के लिए सेक्सुअल हरासमेंट की जो डेफिनेशन है बैनुल अक़वामी, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप सेक्सुअल अवर्चर करते हैं। अगर आप ज़िंदगी की कोई भी चीज़ उनके लिए नॉन कंड्यूसिव करते हैं तो ये सेक्सुअल हरासमेंट है। ये ग्लोबल डेफिनेशन है कि यानी चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मोटरवे हो, अगर आप उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ख़वातीन की उनको लिमिट करने की कोशिश करते हैं या आप उनको अनकंफर्टेबल करते हैं या आप ये कहते हैं कि 6 बजे के बाद, मगरिब के बाद आपको बाहर नहीं आना, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। पूरी दुनिया में मुकर्रर है कि आपने ख़वातीन की अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर दिया, कोई जवाज़ समाजी या कोई भी बना के, और ये रिफ्लेक्शन है मिसोजिनी की, यानी ख़वातीन के मुतल्लिक एक हेटफुल रवैया रखने की एक बिल्कुल बोल्ड एक्सप्रेशन थी जो CCPO साहब ने की।
अजीब सी बात है कि सीसीपीओ को हैरत और ये यानी पाकिस्तान के 50% अवाम की उन्होंने जो है ये हरासमेंट किया। वेल सेड। और देखिए उनको हैरानी किस बात पे, यानी 3 बच्चों की मां, उन्होंने कहा कि ये मैं तो हैरान हुआ कि ये औरत डिफेंस से निकली और रात को 12 बजे निकल पड़ी। क्यों भाई 12 बजे क्यों ना निकले वो? और फिर कहा कि अगर जाना ही था तो जीटी रोड ले लेती। यानी डिफेंस में जो शख्स लाहौर में रहता हो उसको पता है कि 1 घंटे का फर्क पड़ता है अगर आप इस्लामाबाद मोटरवे ले। वो एक मोटरवे है जो खुल चुकी है मार्च से, जिसके ऊपर हुकूमत का फर्ज है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, कि वहां से क्यों गई। फिर ये देखिए तीसरा इल्जाम कि यार पेट्रोल ही चेक नहीं किया। कोई है इस मुल्क में जिसकी गाड़ी का पेट्रोल ना खत्म हुआ हो या कभी गाड़ी खराब ना हुई हो? तो जिस गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो जाए या वो खराब हो जाए तो क्या लोगों को आप कह रहे हैं कि अब आपने उनको हक दे दिया कि वो खवातीन के साथ जो मर्जी करे? तो इन तमाम बातों पे उनको हैरानी है। उनको इस बात पे हैरानी नहीं है कि पाकिस्तान की एक मोटरवे के ऊपर गाड़ी रोक के तशद्दुद करके बच्चों के सामने उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया खातून को। इस बात पे उनको हैरानी नहीं, उनको हैरानी इस बात पे। फिर उन्होंने क्या कहा, और मुसद्दक़ साहब वो इम्प्लिसिटली वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी वहां खत्म हो जाती है जहां पे खातून पेट्रोल ना डलवाएं, रात को निकलें और मर्द के बगैर निकलें, वहां पे फिर मेरी और हुकूमत की और पुलिस की जिम्मेदारी खत्म है। जी, बल्कि एक मौका पे उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तरफ से कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है, सॉरी मुसद्दक़ साहब, कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है इस वक्त ही कि इमरान खान साहब की तरफ से इस पूरे जो मोमेंट है, ये जो ट्रेजेडी है, इसके ऊपर जो पहली कमेंट सामने आई है चैनल के टिकर्स की सूरत में, वो ये है कि सीसीपीओ लाहौर कहीं नहीं जा रहे। आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दैट। नहीं तो आपको इसमें क्या परेशानी है, बताइए मुझे आप बताइए। नहीं, अगर अभी तक क्यों नहीं जा रहे वो, ये तो बताएं वो क्यों नहीं जा रहे हुई थी। तो आप सारे मुल्क की खवातीन ये गुफ्तगू सुन रही हैं। आपको याद होगा कि एक अंधी खातून थी सफिया बीबी, जिनको हदूद ऑर्डिनेंस में पकड़ा गया और फिर उनको मुजरिम गर्दाना गया क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी तो वो मुजरिम को पहचान नहीं सकते। तो आप मुझे बताइए ये क्यों हुआ। फिर आपको याद होगा कि बुकटी के अंदर एक खातून ने ज्यादती का इल्जाम लगाया था, उस पे क्या हुआ। फिर आप मुझे ये बताइए कि उसके बाद जो एक और, वो क्या नाम था उनका, मैं मुख्तारा माई थी या कुछ इस तरह की वो खातून थी जी, उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद हुआ, इसी तरह उनको रेप किया गया। तो उस वक्त हुकूमत का रवैया क्या था, आप मुझे बताइए। आप क्या इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या रवैया रखेंगे, क्या रवैया रखेंगे? लेकिन ऐसा क्यों है मुसद्दक़ साहब, ये मुझे बल्कि हुमायूं अख्तर साहब आप बताएं कि ऐसा क्यों है कि ये सीसीपीओ नहीं हट सकता, 5 आईजीज हट सकते हैं, इस सीसीपीओ के कहने पे एक उनमें से हट सकता है, लेकिन ये सीसीपीओ नहीं हट सकता। ऐसा क्या ये सीसीपीओ का जादू है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये सीसीपीओ क्यों नहीं हट सकता? देखिए जी, ये तो आप इस सवाल में बहुत कुछ इंसिनुएट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। हमें इस वक्त ये बहस करनी चाहिए कि एक सीसीपीओ लगा और ये जो उसके रिमार्क्स हैं इनकी वजह से आया सीसीपीओ को ट्रांसफर कर देना चाहिए या सीसीपीओ एक अपोलोजाइज करे कि ये गलत रिमार्क्स उनके मुंह से निकले हैं। कम से कम मैं तो इस हद तक छोड़ूंगा। बाकी पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे मुनस्सर है कि वो इन रिमार्क्स को कितना सीरियस लेते हैं और अपने तौर पे, अपने इनिशिएटिव पे वो इस ऑफिसर के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं इन रिमार्क्स की वजह से। मैं अगर आज कुछ ऐड कर सकूं, अगर ये बात ठीक है हुमायूं भाई, तो आप मुझे ये बताइए फिर इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है? अगर ये बात मुकर्रर थी, आप कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर ला ताल्लुक ही रखिए। ये कल जो 3-4 आपके गुजरे हैं, राजा बशारत साहब ने भी यही कहा कि उनको रिमूव करने की क्या जरूरत है, फिर तो हजारों को रिमूव करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपके हजारों अफसर जो है वो मिसोजिनी का शिकार हैं और औरतें अगर रेप होंगी तो वो उनको मूरत इल्जाम ठहराएंगे। शहजाद अकबर साहब ने कहा बिला वजह का सियासी तनाजा। कौन सा सियासी तनाजा? ये औरत PMLN से ताल्लुक था, इसका जमात इस्लामी से था, पीपल्स पार्टी से था। ये घर की औरत है, एक माँ है, एक बेटी है, बीवी है किसी की, जो पाकिस्तान की मोटरवे के ऊपर जा रही थी। इसमें तनाजा क्या है? इसको किस तरह तनाजे की शक्ल में देखा जा सकता है?
वागडा साहब ने भी कल इस बात से इज्तनाब किया कि वो ये कहें कि इसको रिमूव किया जाए, और फवाद चौधरी साहब ने भी दबे लफ्जों में यही पोजीशन ली कि इनको रिमूव किया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी अपनी बेटियां हैं, ये क्या रवैया है, क्यों ये पोजीशन लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं सीसी के खिलाफ के जो वो बात कर रहे हैं, इसके बाद क्यों लाहौर में कोई लड़की जो है मगरिब के बाद बाहर निकलेगी? आप मुझे बताइए कि एक शख्स लाहौर का जो मुहाफिज है, जो कहता है कि मेरे जिम्मे है हिफाजत, और सरकार उसको मुकर्रर करती है एज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट के पंजाब के अंदर लाहौर की तमाम खवातीन जो 50% आबादी है, लड़कियां भी, माएँ भी, बहनें भी, औरतें भी, सबकी हिफाजत पे तुम मामूर हो। वो कहता है कि रात को निकलेगी तो उस्ताद ये तो होगा, और हम कहते हैं कि फिर क्या हुआ, उसको माफी मांगे, उसको तो बरतरफ कर देना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ पुलिसिंग, माएँ, बेटियां, बहनें असाइड, उनकी फर्दी एक शनाख्त है, उनकी शनाख्त को एक इंसान के साथ दूसरे मर्द के साथ टाई करना जरूरी नहीं है, उनकी अपनी शनाख्त है, उस शनाख्त की प्रोटेक्शन उतनी वाजिब और फर्ज है। अपनी सारी बात रिट्रैक्ट करता हूं, क्योंकि जो आपने बात की है ये सही। मैं हमेशा से ये कहता हूं सर, मिसोजिनी का रूट कॉज ये है कि हम औरत को हमेशा समझते हैं कि वो किसी और की ऑनर है, जी, वो खुद जिससे फिर हम इस्तेमाल करते हैं। मेरा तो पहला फिक्रा ये था कि ये रिमार्क जो है ये सेक्सिस्ट रिमार्क है, ये सारी जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं उससे ये इस बात से कवर हो जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन हुमायूं साहब अगर आप इजाजत दें, हुमायूं साहब मैं आपको इस पे प्रेस नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है मुसद्दिक मलिक साहब ने कि औरत की ऑनर को किसी और की प्रॉपर्टी जो समझा जाता है, दैट इज एट द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि औरत का ऑनर या औरत जो है वो किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी अपनी डिग्निटी है, अपने राइट्स है, और वो मजरूम है। जी, ये हुमायूं साहब, ये इस पोजीशन से अगर एक सेमिनल मोमेंट समझा जाए कि यहाँ के आगे जाते हुए हम अपने आप को ठीक कर सकते थे, अपने पुलिसिंग सिस्टम्स ठीक कर सकते थे, तो सर अगर इस सीसीपीओ को हटाने की बात से हम जरा एक बड़ी बात कर लें, अगर ये रवैया वफाकी हुकूमत की तरफ से सामने आएगा कि उस सीसीपीओ की दिफा में ऐसी बातें हो जाएं कि लगे कि ये मामला जो है इसको नीडलेसली या अननेसेसरीली इसके ऊपर कमेंट की जा रही है, तो सर जो इन खातून की तो खास तौर पे और बिलउमूम तमाम खवातीन के हवाले से जो उनके क्या तासुरात होंगे कि ये मामला बेहतर होने जा रहे हैं या बेहतर होने की तरफ संजीदगी है? डू यू एग्री? अब मैं सिर्फ सीसीपीओ की बात नहीं कर रहा। अच्छे तासुरात नहीं होंगे। राइट, थैंक यू भाई साहब। अब इसको आई डोंट वांट टू प्रेस ऑन दिस। हम इस इशू को अगर यहाँ पे रैप अप करें, आप लोगों को उस्मान बुज़दार साहब दिखाते हुए, उन्हें जिनसे लगभग यही सवाल कामरान खान साहब ने किए थे, हमने कल भी दिखाए थे लेकिन आज दिखाना भी बिल्कुल बनता है, उस पर तबसरा करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेगमेंट को ख़त्म करते हुए हम आपको वो वीडियो दिखाते हुए ख़त्म करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब फिर से हाजिर होंगे तो इन दोनों मेहमानों को हम कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाते अगर हम उनसे इस वक्त की सियासत, PML नून की सियासत, नवाज शरीफ साहब के आने या ना आने की सियासत और अदालतों में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उस पर बात ना कर सके। इस गुफ्तगू को छेड़ेंगे एक ब्रेक के बाद। इस गुफ्तगू को छेड़ेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के मुकदमे के हवाले से, और नवाज शरीफ साहब के मुकदमे में पेश ना होने से उनकी सियासत पे अगर क्या असर पड़ सकता है, यानी इस पर हम बात करेंगे। ये बात जहन में रहे कि नवाज शरीफ साहब की एवन फील्ड और अल अजीजिया की जो नैब की कन्विक्शन थी, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील किया गया। वहाँ पे वो दोनों केसेस में बेल पे थे। एक जिस हेल्थ ग्राउंड्स पे जहाँ वो बेल में थे, वहाँ पे 8 हफ्तों के बाद पंजाब हुकूमत ने जहाँ तौसी नहीं की, वहाँ पे उस बेल को अब शायद खत्म समझा जा रहा है, लेकिन एवन फील्ड में अभी भी बेल है। और इन केसेस में ऑर्डर हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कोर्ट को सरेंडर करें। कोर्ट को जब नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर नहीं किया और अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लगाई और ये बुनियाद बनाई कि वो इस वक्त जो है वो डॉक्टर्स के मुताबिक इस पोजीशन में नहीं है कि कोर्ट को सरेंडर कर सकें, ट्रैवल कर सकें पाकिस्तान, तो फिर कोर्ट ने जो है वो मंगल के रोज 15 सितंबर को समाअत फिक्स अप कर दी है, जहां पे इस चीज का तयन किया जाएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स को और इस इशू को यहाँ कंसिडर किया जा सकता है, जबकि वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और दीगर नैब के केस में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। और अगर ये चीज जो है वो डिस्कशन में आएगी और आर्ग्यूमेंट इस बात पे होगी कि वो सरेंडर उन्हें करना चाहिए या नहीं, तो वहां पे फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन का इशू जो है वो तय किया जाएगा।
ये रिकॉर्ड्स, ये मेडिकल रिकॉर्ड्स में ये तो बात वाज़े तौर पे अब सामने आ गई है कि डॉक्टर्स का कहना है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते, सरेंडर नहीं कर सकते, मेडिकली वो इस पोजीशन में नहीं है। अब हुमायूं अख्तर साहब, पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि नवाज शरीफ साहब की सेहत और जो उनके वापस आने का मामला है, लगता है कि जैसे और जहां जहां नवाज शरीफ साहब का इंटरेस्ट एपीसी में बढ़ता नजर आता है, फजलुर रहमान साहब को एक कॉल चली जाती है तो वहां पे आपका इंटरेस्ट नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से एक दफा फिर वाज़े तौर पे, नुमाया तौर पे सामने आ जाता है, केसेस को परसू नैब करने लग जाती है। लगता है कि जैसे एक बहुत ही कोई कलेक्टिव डिसीजन हुआ है कि जैसे अब एपीसी में नवाज शरीफ को जाने से रोकना है। अब ये एक तासुर की मैं बात कर रहा हूँ, जाहिर है आपके दिलों का हाल तो मुझे नहीं पता, इस तासुर के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये टाइमिंग, कोइंसिडेंस कुछ इसी किस्म की नजर आती है। नवाज शरीफ जो मुल्क से बाहर गए, उनको जो बेल मिली वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि बेल एक्सटेंड हुकूमत पंजाब करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हुकूमत पंजाब के कैदी थे और अंडर द प्रेजेंट रूल्स हुकूमत पंजाब फैसला करेगी कि कितने अरसे नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर रह सकते हैं। और अगेन आप मेरा गलत बयानी है, ये 2 साल से मैं सुन रहा हूं कि नैब हमारे असर में है, और हमारे असर में इतने हैं कि अभी 10 केसेस उन्होंने हमारे पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, और हमारे लोग जेलें काट के आए हैं और कि बड़ी ज्यादती हो रही है। उसी ज्यादती के दौरान नवाज शरीफ साहब को भी बेल मिल जाती है, मरियम साहब को भी बेल मिल जाती है, कह रहे हैं कि आपका हमजा को भी बेल मिल जाती है। सियासी तौर पे इसको यूज नहीं कर रहे, आप सियासी तौर पे इस इशू को यूज नहीं कर रहे, नैब पे आपका असर नहीं है। मियां साहब का एपीसी में जाना जो है उसका ताल्लुक आप कह रहे हैं कि आजकल की सरगर्मियों से नहीं है आपकी। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं एपीसी मैं एक फिक्र अगर आप इजाजत दें जाते जाते, देखिए एपीसी का मसला भी जो है, वो एपीसी सबसे पहले तो पीएमएलएन आपस में फैसला करे कि उन्होंने एपीसी जाना है कि नहीं जाना। आधी पीएमएल कुछ कह रही है, आधी पीएमएल कुछ कह रही है। ये बात सही है। मुसद्दिक साहब, गुड क्वेश्चन बाय हुमायूं अख्तर साहब। इसी से अगर हम शुरू करें कि पीएमएल नून का सर एक नैरेटिव नजर आ रहा है मुसद्दिक साहब, उनके साथ व्यू है, वो आपस में तो पहले फैसला कर लें। आप सही कह रहे हैं हुमायूं साहब, एंड दैट्स अ फेयर क्वेश्चन टू बी पुट टू मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक साहब, आपका एक नैरेटिव नहीं आ रहा, आपका लगता है कि एक सोच है कि एपीसी में अग्रेसिवली जाएं, एक सोच है कि इस तरह की चीज जो है उसका अभी टाइम नहीं है। एक हम आवाज हो के आपकी पार्टी क्यों नहीं बोल पा रही, और अगर नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आ रहे तो फिर ये रेंज जो है वो मरियम नवाज को अभी क्यों नहीं दे दिए जाते? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें तो एक ही आवाज सुनाई दे रही है, आपको बाहर शायद कुछ 2 आवाजें सुनाई दे रही हैं। हमने तो फैसला किया है कि हम एपीसी में जाएंगे, और मेरे ख्याल में आज भी राना सनाउल्लाह ने और दीगर जो हमारे लीडरान हैं, सब लोगों ने ये कहा है कि हम फैसले का एहतराम भी करेंगे, और जब तक फैसला नहीं होता उस पर कोई तबसरा भी नहीं करेंगे। और कोशिश हमारी यही है, अगरचे हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हर बात पे हमारी हम आंकी नहीं हो सकती, हर बात पे हम इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि बाज़ मरतबा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आइडियोलॉजिकल होती हैं। उन तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए शहबाज शरीफ साहब एपीसी में जाने के हामी हैं? जी, तमाम लोग हामी हैं। ये तो आपको किसी ने भी, मैंने नहीं सुना अभी तक, आपने आज मुझे खबर दी है, इसको तो आपको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाना चाहिए कि आधी पीएमएलएन एपीसी में नहीं जानी। बैक ब्रेकिंग न्यूज जी, ऐसी मुझे नहीं पहुंची है। हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता किसी कछुए की रफ्तार से चल रही हो। मुसद्दिक साहब, इस पे कमेंट कीजिएगा सर। वैसे जो शहबाज शरीफ साहब का जिस तरह उन्होंने फजलुर रहमान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने जितनी ईगरनेस दिखाई थी एपीसी करने की, और जितनी ईगरनेस उन्होंने बिलावल साहब से मुलाकात के बाद दिखाई थी, उससे तो साफ जाहिर बहुत सारी चीजें हो रही थी। बहरहाल एक यक जबान है पीएमएल नून। एपीसी लाहौर एयरपोर्ट पे होने जा रही है जैसे। मुसद्दिक साहब, ये मिलता नहीं ना, रास्ता नहीं मिलता उन्हें वहाँ का। अरे यार, ये आप बात कर रहे हैं। मुसद्दिक साहब, चलें ये एक बात बताएं सर, नवाज शरीफ साहब जिस तरह हुमायूं अख्तर साहब ने ट्राई टू ब्रिंग इट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस, एक कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसने अगर ये फैसला कर दिया 15 तारीख को कि वो एब्सकॉन्डर हैं, और फिर वो एब्सकॉन्डर होने की वजह से क्या उनकी अपील सुनी जा सकती है, तो क्या नवाज शरीफ साहब वापस आके वो जो ओरिजिनल वोट को इज्जत दो और अदलिया की आज़ादी वाले नारे थे, क्या उस पर कायम रहते हुए वापस आएंगे?
जी बिल्कुल, 100% आएंगे, मगर उस वक्त आएंगे जब उनकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक नहीं होगा, जब डॉक्टर्स कहेंगे कि वो आ सकते हैं। क्यों नहीं आएंगे? क्या वो इस मुल्क की सियासत छोड़ के चले जाएंगे? ये तो नहीं हो सकता। बहुत बड़ी हमारी स्टेक है, उनकी भी है, हमारी भी है, जमातों की भी है, तो क्यों वो जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन 2-3 मैं आपके सामने नुकात रखूंगा। अगर आप उनकी बीमारी पे चाहें तो मैं तबसरा करता हूँ। उनको, आपको मालूम है, 6-7 स्टेंट्स पड़ चुके हैं, 2 मरतबा उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। और अब जी सर, ये उनकी बीमारी के हवाले से ये जो आपके लेटर्स भी डॉक्टर्स के सबमिट होते हैं, वो एक कन्विंसिंग इनफ स्टोरी ऑब्वियसली बताते हैं। मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लोग इस वक्त इतने, अब वो जाहिर है PML यक ज़बान है या नहीं वो तो आप ही बताएंगे, लेकिन इस बात को प्रोपेगेट करने में आप लोग इतने नाकाम हैं कि एक PTI की हुकूमत जो कि खुद से कह रही थी कि ये बहुत बीमार हैं, और आज से वो खुद से अपने आप को इल्जाम लगाते हुए कह रही है कि हमने इनको जाने दिया, और आप, उनका प्रोपेगेंडा आर्म इतना ताकतवर है कि आज सब लोग इस बात को प्रोपेगेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कभी बीमार ही नहीं थे, और आप लोग जवाब जब देते हैं तो उसका वो किस बुनियाद पे जाफरी साहब कि वो चहलकदमी, एक हार्ट पेशेंट अगर चहलकदमी कर रहा है उस बुनियाद पे एक नैरेटिव बन जाता है कि वो असल में बीमार नहीं है, और PML नून नैरेटिव सामने ना ला सके। बड़ी अजीब बात। नहीं, देखिए, सामने नहीं ला सके, अभी मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, यही है नैरेटिव। नहीं, आप तो बड़े इफेक्टिव है। मैं नेशनल पार्टी बात कर रहा हूँ, आप तो यू आर वन ऑफ द लीडर्स हु इज मैटर्ड। तो मैं आपके सामने दोबारा पार्टी का नुक्ता नजर पेश करता हूँ। देखिए, जिस वक्त पहली मरतबा एंजाइना हुआ, अनस्टेबल एंजाइना, जो एक हार्ट अटैक होता है, जिसको जो भी मेडिकल के माहिरीन इसको सुन रहे हैं उनको पता है अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है। तो वो उस वक्त जेल में थे, कैदी थे। तो उस एंजाइना के बाद उनको मूव किया गया हॉस्पिटल सर्विसेज अस्पताल में, और अस्पताल को कैद, जेल डिक्लेयर किया गया। यानी उस वक्त भी वो जेल में थे, कैद में थे, मगर डॉक्टर्स की सुपरविजन में थे, क्योंकि खतरा ये था कि अनस्टेबल एंजाइना की वजह से कहीं उनकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक ना हो। सर्विसेज हॉस्पिटल में उनको फुल ब्लोन हार्ट अटैक हुआ, जो डॉक्यूमेंटेड है, इनके अपने कागजात में डॉक्यूमेंटेड। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बातें इनकी तमाम ठीक हैं, तो जब उनको अनस्टेबल एंजाइना हुआ तो हुकूमत वहीं पे उनका इलाज करवा देती, सर्जरी कर देती। जब अस्पताल में उनको फुल ब्लोन हार्ट अटैक हुआ तो वहां पे सर्जरी कर लेती। भाई, आपकी कैद में थे, आपने उसको जेल डिक्लेयर किया हुआ था, उसमें तो वैसे ही आपने हमारे हकूक सल्ब किए होते हैं। लेकिन अगर आप दोनों मर्तबा नहीं करते और आप एक बोर्ड बनाते हैं जिससे आप 3-4 मर्तबा राय लेते हैं और वो कहता है कि इनकी यहाँ पे सर्जरी नहीं हो सकती, फिर आपकी तसल्ली नहीं होती, तो आप शेख ज़ैद के जो इस वक्त मुशीर हैं, मेरे ख्याल में सूबाई या वफाकी वजीर का गालिबन दर्जा रखते हैं डॉक्टर साहब, और बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं, जो CEO थे फैसल साहब, डॉक्टर साहब जी, फैसल सुल्तान साहब, उनको बुलाते हैं, वो भी जाके आपको कंफर्म करते हैं, फिर भी आपकी तसल्ली नहीं होती, तो आप डॉक्टर ताहिर शमसी को बुलाते हैं, कहाँ से? कराची से। वो आते हैं जो ब्लड बोन डिजीजेज और बोन मैरो डिजीजेस के स्पेशलिस्ट हैं, और वो तज्जिया करते हैं और सब लोग ये कहते हैं। उसके बाद आपकी पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की कंफर्म करती है, आज भी आपकी वजीर सेहत, जिनको ना आपने रिमूव किया, ना उन पे इन्वेस्टिगेशन की, ना उन पे मुकदमा दायर किया, पूरी पंजाब की मशीनरी जिसको हेड कर रही है वो कंफर्म करती हैं कि उनकी सेहत ऐसी है कि उनका इलाज नहीं हो सकता। वजीर आजम, ये हमायूं भाई की बात का तो मैं हर एक का एहतराम करता हूँ, सिर्फ एक एडिशन करूंगा कि उनको बाहर जाने की इजाजत अदालत ने नहीं दी। दोबारा कह देता हूँ, नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत अदालत ने नहीं दी। नवाज शरीफ को बेल पंजाब हुकूमत ने दी। जी बेल दी। पंजाब हुकूमत ने इजाजत दी थी 8 हफ्तों की अपने सेहत याब अपने आप को करने की। उसके अंदर मजीद लचक अदालत लाई कि वो तो बेल दी ना। ये मुसद्दिक साहब सही कह रहे हैं, ECL से हटाने का फैसला जो है उनको बाहर जाने की वजह से वो बाहर जा पाए। लेकिन मुसद्दिक साहब ये पूरी स्टोरी सर ठीक है, ये पूरी स्टोरी बार-बार सुन चुके हैं। देखिए बात ये नैरेटिव जो है, लेकिन सर सुनिए जी, इमरान खान साहब जो वजीर आजम हैं, उन्होंने काबीना को कंफर्म किया कि मैं, और ये डॉक्यूमेंटेड होती है, रिकॉर्डेड होती है, आपको कंफर्म करता हूं। अब अगर आपने जाने दिया है और अभी उनकी जो पहले उनके प्लेटलेट स्टेबलाइज नहीं हो रहे थे, जो अब दवाओं के जरिए, इम्यूनोमॉड्यूलेंट्स के जरिए उनके जो प्लेटलेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, और वो सर्जरी के लिए जब तैयार हुए तो वहां पे कोरोना की वबा आई, जो अभी भी आप अभी में कह रहे थे वहां बढ़ रही। इसकी वजह से उनके डॉक्टर्स का जो इस वक्त मशवरा है वो ये है कि ये इसी इलाके में रहें पेंडिंग सर्जरी के बाद इनकी तमाम बाकी चीजें देखी जा सकेंगी। जैसे ही सर्जरी होगी फौरी तौर पर वो वापस आएंगे, क्यों नहीं? जी
जी सही है। अच्छा मुसद्दिक साहब, लेकिन मुसद्दिक साहब जब तक वो वापस नहीं आते, एक सेकंड, जब तक वो वापस नहीं आते उस वक्त तक क़यादत जो है वो पार्टी की वो किस तरह चलेगी? शहबाज शरीफ साहब का तो मौक़िफ़ जो है वो मियां साहब की विजन से थोड़ा हट के नजर आता है। नहीं, मैं नहीं समझता जी। ये बात ठीक है कि हमारी पार्टी के अंदर दो बड़े वाज़े नुक्ता नज़र है। एक नुक्ता नज़र जो है वो रेजिस्टेंस का नुक्ता नज़र है, और दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि मिल मिला के इसको आगे चलाएं, सियासत करें, रेजिस्ट भी करें, इसको आगे चलाएं। ये दो लेकिन मिल मिला के रेजिस्ट करें, ये मौक़िफ़ जो है ये सामने नहीं आ रहा अभी, है कि या मिल मिला के चलें या रेजिस्टेंस करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर दो मौक़िफ़ भी हों तो इस वक्त बड़ी वाज़े पार्टी की पोजीशन है। आप एक लीडर का बताएं जिसने आज तक ये कहा हो कि नवाज शरीफ इस पार्टी का कायद नहीं है और उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये तो आप बड़ी एक्सट्रीम बात कर रहे हैं ना मुसद्दिक साहब, ये तो आप बड़ी एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं ना। ये एक्सट्रीम से अगर आप हट जाएं, लेकिन अगर आप बेसिक माइक्रो पोजीशंस देखें जिसके अंदर आप लोग लचक और ढील देते हैं ऐसी पोजीशंस पे कि जहां पे देखा जाता है कि शायद एक शॉर्ट टर्म कॉम्प्रोमाइज की वजह से कर रहे हैं, तो सर वो मौके वापस नहीं आते। फिर वो जगह जो तंग होती है वो वापस से वो खुल नहीं जाती, वो तंग ही रहती है, और नतीजतन कॉन्वर्सेशंस फिर हर जगह तंग होती हैं। लेकिन जाफरी साहब मैं आपसे ये डिसएग्री करूंगा कि आई थिंक टाइमिंग का सही होना जो है वो भी एक चीज होती है, और मौके जिनको आप मौके कह रहे हैं वो बेहतरीन आज हैं या कल होंगे, ये भी एक स्ट्रेटेजिक फैसला होता है। मैं कह रहा हूं कि आप जब फैसला करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो वो फैसला परमानेंट होता है उस चीज के लिए, मौके के लिए। अगर परमानेंट होता है, सामने मुकदमा पेश, क्या बेनजीर भुट्टो के लिए परमानेंट था? क्या नवाज शरीफ साहब के लिए पहले परमानेंट था? परमानेंट तो बिल्कुल भी नहीं होता जो देखा गया। अब मैं आपके सामने एक मुकदमा पेश करता हूँ। देखिए भाई, ये अभी आखिरी जो इससे पहले जो एक फैटफ का बिल आया, उसमें से कई बिल हमने अप्रूव किए पहले राउंड में। फिर एक बिल आया जिसमें अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन नहीं थी, और हमें ऑन द रिकॉर्ड कमेटी मीटिंग में यह कहा गया कि बगैर डेफिनेशन के कानून बना दें, और हम वादा करते हैं कि बड़ी अच्छी डेफिनेशन बनाएंगे। खैर हमने बात नहीं मानी, और सेनेट में बैठ के हमने वो डेफिनेशन फैटिफ के मुताबिक और मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक ऐड करके ऑपोजिशन ने 2 तरमीम पेश करके उसको कहा कि हमारी तरफ से अब ये अप्रूव कर दी। अब ये जो आखिरी 2 बिल आए हैं, इसके अंदर हमें ये कहा गया कि इनको बगैर पढ़े अप्रूव करते हैं, तो हमने रजिस्ट किया। जहाँ पे हमें ऑल्टरेशन की ज़रूरत होती है, अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, अमेंड करते हैं। जहाँ पे मुल्की मुफाद में कोई चीज़ होती है, सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे बिल्कुल कहा जाए कि अंधा आंखें बंद करके साइन कर दो, तो हम बिल्कुल जवाब दे देते हैं। तो यही है सियासत। सियासत का मतलब ईंटें मारना तो नहीं है हर वक्त। जो चीज़ मुल्की मुफाद में नहीं होती, हमें नहीं समझ आती, हम ईंटें तो आपने खाई थी उस दिन, मारी तो नहीं थी जी। ये जो आपका सारा मुकदमा जो शुरू हुआ है, ये उसी ईंट से चला है। अगर आप देखें कि बेल कब कैंसिल हुई, देखिए बेल तो पंजाब ने दी थी 8 हफ्ते के लिए, तो 1.5 साल, एक पूरा साल क्यों लगा कैंसिल करने में, या 6-8 महीने जितने भी। ठीक है, यानी जिस दिन नैब पे ईंटें मारी गई, हमें जिस दिन आपको नजर आया कि मरियम भागी नहीं वहां से, उन्होंने नैब के माथे पे लाके गाड़ी लगाई और बोला खोलो दरवाजा, अगर बुलाया है तो आप बयान लो, उस दिन से तमाम चीजें अनलीश हो गई। उस दिन से बेल भी कैंसिल हो गई। खान साहब, अगर हम इस पे जुडिशियल कमेंट नहीं करें और नैब की आज़ादी उस इदारे के ऊपर आपका बहुत एक वाज़े मौक़िफ़ है, उसके अलावा अगर हम बात कर लें, सर आपकी बहुत वसी सियासी तजर्बा है, आपके ख्याल में इस वक्त सियासी तौर पे पीटीआई की हुकूमत को फ़ायदा होगा अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं? देखिए, ये तो एक स्पेकुलेटिव सवाल है। हमें कंसर्न नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते। हमें कंसर्न ये है कि उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, उनके खिलाफ कन्विक्शंस हो चुकी हैं, उनके खिलाफ अदालतें एक्टिव हैं, और अदालतों के मुताबिक उनको चलना चाहिए। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दी थी, लेकिन उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कहा था कि ECL का फैसला फेडरल गवर्नमेंट करेगी, और ECL का फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि उसका प्रेसिडेंस कोई नहीं था। एक कन्विक्टेड आदमी जेल से निकल के ACL से निकाला जाए, तो हमने एक बॉन्ड का मशवरा दिया, जो कि PMLN ने इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट को मूव करके उसको कन्वर्ट कर लिया सिर्फ एक अंडरटेकिंग पे। ये नवाज शरीफ साहब ने अभी अदालतों और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के मुताबिक चलना है।
हमें किसी किस्म कोई जुडिशियल फैसले क्या हुए और आपने मुताबिक चलना है। सियासी बात करें सर, अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और लाख बंदा उनको लेने पहुंच जाता है और शहबाज शरीफ साहब को भी लाहौर एयरपोर्ट का रास्ता मिल जाता है, तो सियासी तौर पे ये लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ वेरी कट एंड ड्राई थिंग फॉर यू कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना सियासी तौर पे उसका क्या इफेक्ट होगा? सर अभी मेरी बात सुने, मैं दो तीन मैं रिमार्क्स देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब अगर वापस आएंगे तो वो टाइमिंग मद्देनजर रखेंगे। अभी वापस आने के लाख तो छोड़ 5 लाख आदमी भी चला जाए तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, बिकॉज वी आर राइट इन द मिडल, मोर और लेस इन द मिडल ऑफ ए टर्म। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे एक और गुजारिश करूं कि मैं 32 साल से देख रहा हूं PMLN जो है ये शेर तब बनती है जब ये इक्तदार में होती है, और जब ये इक्तदार में नहीं होती तो आप देखेंगे कि कितने आदमी निकलते हैं बाहर। और मैं अगर जैसे आपने एक सरकास्टिक रिमार्क दिया कि वो भी देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को रास्ता एयरपोर्ट का मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन मरियम नवाज को तो मिल ही जाएगा ना रास्ता। मरियम नवाज साहबा को कोई रास्ता नहीं भूला भाई, मुसद्दक मलिक को जरूर मिल जाएगा। जी, आपने उस दिन कहा कि नैब वो के ये शेर उस वक्त होते हैं जब ताकत में हो। कितनी ईंटें मारी आपने उस दिन, कितने डंडे मारे आपने, तेजाबी पानी फेंका लोगों की आंखों के अंदर, भागे लोग आपकी ईंटों से, आपके डंडों से, तेजाबी पानी से भागा कोई? जी मुसद्दिक साहब, ये मरियम नवाज साहिबा के जलसों से भी आया था कि शायद एक चेंज आ रहा है PML नून में, ऑपोजिशन में भी कुछ कर लेती है थोड़ा बहुत। देखिए, मरियम नवाज साहिबा को तो इस शहर के तमाम रास्ते मालूम है, इस मुल्क के तमाम रास्ते मालूम है, और मैं बड़े एहतराम से हमारी भाई को सिर्फ ये कहूँगा कि आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि टाइमिंग बदल ना जाए, ये ज़रा जहन में रखिएगा। तो और ये तो हमें मालूम है, ये तो हमें मालूम है कि आपने जिस तरह दहशतगर्दी के पर्चे काटे, आपने से मतलब मेरा हमारी भाई नहीं, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कि जिस तरह हुकूमत ने वहाँ बुला के नैब के दफ्तर पे फिर दहशतगर्दी के ईंटें मारने के बाद, तेजाबी पानी फेंकने के बाद, लाठियां बरसाने के बाद दहशतगर्दी के पर्चे लोगों पे किए हैं, तो ये तो हमें मालूम है ये रास्ते कहाँ जा रहे हैं, ये हमें मालूम है कि आप उनको कैद में डालेंगे, लेकिन ये टाइमिंग बदल जाएगी, ये टाइम ऐसा नहीं रहेगा, मतलब सेट इन स्टोन नहीं है। हुमायूं अख्तर खान साहब आपका और मुसद्दिक मलिक साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपके देखने का बहुत शुक्रिया। facebook.com/agenda360 हमारा फेसबुक पेज है, @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर हम इस शो की हाईलाइट भी शेयर करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब और हुमायूं अख्तर खान साहब की जो ट्विटर प्रेजेंस है उसके भी हैंडल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। @हैदवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। हम आपकी आरा से को सुनने से मुंतजिर होंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 पे एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे।